मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस रोक के रखी है घुसपैठियों को, जिससे उनका वोट बना रहे। ठीक है जी, कांग्रेस रोक के रखती है, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आप घुसपैठियों की पहचान करके दिखाओ कि ये 50 लोग घुसपैठी है और कांग्रेस इन्हें रोक रही है। सामने तो लाओ ना घुसपैठियों को। अगर कोई भी एक लोकल आदमी उनका साथ दे तब बात समझ में आती है। कोई ये कांग्रेस का लीडर खड़ा हो कि नहीं इन्हें बाहर नहीं निकालना, मैं इनके साथ हूं, तब बात समझ में आती है। सिर्फ नाम लगा दिया कि हाँ जी नहीं कांग्रेस रोकती है। अरे भैया, सरकार तुम्हारी, केंद्र सरकार तुम्हारी, 19 राज्यों में तुम्हारी सरकार चल रही है, गृह मंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, उपराष्ट्रपति तुम्हारा, हर चीज तुम्हारे पास है, लेकिन कांग्रेस रोक रही है। वैसे कांग्रेस कुछ नहीं है, दूरबीन से ढूंढने पर नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस तुम्हें काम करने से रोक लेती है। वाह यार वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है तो छोड़ो ना फिर सत्ता, बात खत्म। कांग्रेस के आदमी तो, और घुसपैठ की तुम बार बार करते हो। सबसे बड़ा घुसपैठिया इस टाइम हमारे देश में कौन है? शेख हसीना वाजिद। बांग्लादेश में कितना गंद मचा के आई और उसे घुसपैठ करा के यहाँ पे इंडियन एयरपोर्ट पे उसे लैंड करा दिया और आज बैठा रखा है अपनी गोदी में। शॉपिंग कराई जा रही है, मॉल्स में शॉपिंग कराई जा रही है, उसे एस्कॉर्ट दिया जा रहा है, पुलिस सुरक्षा दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है। सरकारी खर्चे पे आराम से बैठी मौज लेगी। और सबसे ज्यादा उसने गंद मचाया हिंदुओं के खिलाफ, उसी ने मचाया। और यही हिंदू करने वाली पार्टी उसे ही अपनी गोदी में बैठा के बैठी है। कितनी बढ़िया बात है भाई। घुसपैठी है कितना बड़ा हमारे देश में मौजूद है, उसे निकालो ना सबसे पहले। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की जिम्मेदार अगर कोई है तो शेख हसीना वाजिद है ना। निकालो उस घुसपैठिया को बाहर। क्यों नहीं निकालते? उसे नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि फिर इनकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी, वहां पे बंद हो जाएगा, अत्याचार बंद हो जाएगा। अगर उसे बाहर निकाल दिया तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मामले को उठाएंगे कैसे? उठाएंगे नहीं तो इनकी रोटी कैसे सीखेंगे? दिखाएंगे कैसे कि देखो वहाँ हिंदू खतरे में, वहाँ हिंदू खतरे में, वो वाला हिंदू खतरे में, इसलिए हिंदू भाई तुम मेरे साथ आ जाओ। देखो देखो वो वाला खतरे में। मेरठ वाले को कहेंगे वो संभल में हिंदू खतरे में, संभल वाले को कहेंगे देखो मुरादाबाद वाला खतरे में, मुरादाबाद वाले को कहेंगे देखो भागलपुर वाला खतरे में। बस अड़ोस पड़ोस में सब मौज में है, उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन दिखाएंगे कहाँ? 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर का। अच्छा, खड़गे जी कहते हैं कि आप मोदी जी को सामने से बोल रहे हैं कि किसके वादे बाद में बोल लीजिएगा सर कि किसके वादे कितने पूरे हुए हैं। आमने सामने मोदी जी कर लें डिबेट, पर मोदी जी तो भाषण में बोलते हैं सबसे ज्यादा झूठे वादे कांग्रेस ने किया है, जनता बच के रहे। हम भी चाहते हैं एक बार मोदी जी सामने आ जाए, हमारे जैसों के भी मुंह बंद हो। हम भी देखेंगे मोदी जी ने कौन कौन से वादे करे थे और कौन कौन से पूरे हुए। 100 स्मार्ट सिटी का मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ। कौन सी स्मार्ट सिटी है? कौन सी स्मार्ट सिटी में सीटी बज रही है? मैं एक जगह सीटी बजता हुआ देखना चाहता हूँ। ये स्मार्ट सिटी है और हम स्मार्ट सिटी के नाम पे इसमें सीटी बजा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बढ़िया साहब, बढ़िया बहुत बढ़िया। स्मार्ट सिटी के नाम पे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, पिछले 10 साल से वहां से सांसद हैं, आज तक वो स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई जो उनका खुद का संसदीय क्षेत्र है। तो बाकी स्मार्ट सिटी की तो बात ही छोड़ दो। दिल्ली को तो खैर वो वेटेज देते ही नहीं, ये उसे स्मार्ट सिटी बनाएंगे। फरीदाबाद चलो एनसीआर में, उसको स्मार्ट सिटी बनाने का ठेका दे रखा है, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 10 साल में एक स्मार्ट सिटी तो बना के दिखा दो भाई, हमने एक स्मार्ट सिटी बना दी है। 2020 में गंगा साफ कर देंगे। उमा भारती जो थी वो उसमें वो थी मंत्री, जल संसाधन मंत्री थी 2020 से पहले। उन्होंने कहा 2020 तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। उससे पहले जब वो 2020 आने लगा, खत्म होने वाला, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पत्रकारों ने जाके पूछा जी आपने तो बोला था मैं 2020 में अगर गंगा साफ नहीं हुई तो जल समाधि ले लूं। अब मैं मंत्री थोड़ी हूँ, अब जो मंत्री है उससे पूछो, बात खत्म। अपना टोकरा उठा के दूसरे के सिर पे रख दिया, अब तू मर भैया बोझ से, मैं तो चला। तो वही हाल मोदी जी का है। वादा कर दिया आगे बढ़ गए, वादा कर दिया आगे बढ़ गए, अब तुम जाके अपना काउंटर करते रहो भैया, तुम आपस में हम डिबेट करते रहेंगे। वादा पूरा हुआ नहीं भाई साहब, वादा पूरा हुआ नहीं भाई साहब, वादा पूरा हुआ नहीं भाई साहब। उनके मुंह पे माइक कोई नहीं लगाने वाला कि आपने वादा करा था, वादा क्यों नहीं पूरा करा। कोई भी पत्रकार उनके मुंह पे माइक नहीं लगाता, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ छाप दे, कोई भी नहीं आता। काम मीडिया का है, मीडिया उनका चरण चुम्बक बना बैठा है। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि लगातार भाजपा जो नारा चला रही है बटोगे कटोगे, तो बाट भी बीजेपी ही रही है और काट भी बीजेपी रही है। बिल्कुल जेन्युइन बात है, बांटने और काटने में बीजेपी का नंबर 1 है, सानी कोई नहीं है उनका। अभी तक आप देखोगे इन्होंने बांटने की राजनीति कहाँ से शुरू करी थी? बांटने की राजनीति इन्होंने 92 से शुरू करी थी, जब इन्होंने 90 में, उससे पहले अयोध्या से सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली थी। तब से शुरुआत से इन्होंने ये बांटने की राजनीति शुरू कर दी थी और उसके बाद आज तक उसी फार्मूले पर ये चल रहे हैं। हर जगह लगातार सबको बांटा जा रहा है, अड़ोसी को पड़ोसी से, पड़ोसी को अड़ोसी से। भाई तू इससे संभल के रही हो, ये तुझे काट जाएगा भाई। तो फिर शासन व्यवस्था क्या कर रही है? क्या किसी भी एक आम आदमी में इतनी हिम्मत होती है कि अड़ोसी पड़ोसी को काट दे, तलवार लेके वो काट दे? लोगों को रोजी रोटी से फुर्सत नहीं है, उन्हें रोटी खाने से, अपने कमाने से फुर्सत नहीं है। सुबह घर से निकलते हैं, शाम को देखते हैं यार बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, पहले मैं उसका जुगाड़ करूं, मकान का किराया कैसे जाएगा, मैं उसका जगह इंतजाम कैसे करूं। तो क्या ये चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बांटने की काटने की? किसी की इतनी हिम्मत हो जाएगी अगर शासन व्यवस्था दुरुस्त हो तो क्या किसी की हिम्मत है कि काट देगा कोई किसी को? ऐसे कोई राह चलते किसी को काट देगा? किसकी इतनी हिम्मत है भैया? कुछ अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं, और अपराधियों पे भी लगाम लगाना शासन का काम है। अब ये बांटने काटने में लगे हैं, लेकिन काट क्या है किसके ले रहे हैं? कि हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो बटोगे तो कटोगे। भैया हिंदू तो 100 करोड़ है, कहाँ पे हो? क्या दिक्कत है तुम्हारे को? कहाँ से कौन उन्हें थ्रेट दे रहा है? मुसलमानों की तुम बात करते हो, मुसलमान 25 करोड़ है। अगर अभी भी देखा जाए, अगर बिल्कुल इस बात को देखा जाए तो 1 के ऊपर 4 हैं।
लेकिन फिर भी भाईचारा पूरा कायम है। किस वजह से? हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग हैं जो अभी भी इस बात को मानते हैं कि देश सर्वोपरि है, धर्म बाद में है, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से आज हमारी कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं भी चली रही है। लेकिन उनका तो नारा यही है कि सारे के सारे 100 करोड़ मेरे पीछे आ जाएं तो उसके बाद मेरी सत्ता आसानी से चलती रहेगी, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसी फार्मूले को बार बार लागू कर रहे हैं, हर जगह गंद मचा रहे हैं, हर जगह दंगा फसाद मचा रहे हैं। कितने इनके चुनाव आयोग देखो, गिरिराज सिंह जो है कितने तरह के बयान दे रहा है, वो कितने भड़काऊ बयान दे। कोई मुसलमान तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो बदले में उसको 100 थप्पड़ मारो। बहुत बढ़िया बयान दिया उसने अपने प्रचार में, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने उसके पर कोई कार्रवाई नहीं करी। हेमंत बिस्वा शर्मा साफ कह रहा है कि अब्दुल अहमद वाले, ये जाली टोपी वाले, ये तुम्हारे हिस्से खा जाएंगे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कार्रवाई करना किसका काम है? सरकार का ही तो काम है। सरकार मुखदर्शक बने बैठी है, केचुआ चुपचाप सोया पड़ा है, बात खत्म। खुद ही बांट रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कटोगे। बांट भी तुम रहे हो, कटवा भी तुम रहे हो, और उसके बाद राजनीतिक रोटियां भी तुम ही सेक रहे हो। तो भैया जनता से मैं बार बार अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, समझो, इनके बहकावे में मत आओ। तुम्हारा ही जाएगा जो कुछ जाएगा, इनका कुछ नहीं जाने वाला। किसी एक नेता का बता दो कि जिसने इसके लिए कोई भी अपनी कुर्बानी दी हो। इनके किसी भी नेता ने गोली खाई हो सीने पे, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे उसके बाद का कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, चाहे वो किसी किस्म का कोई दंगा हो कि जिसमें किसी नेता के बेटे को जेल हुई हो, या नेता का बेटा पकड़ा गया हो, या नेता के बेटे का नाखून भी कटा हो। एक और आपको चीज़ बताता हूँ, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी थे, उन्होंने नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया था। बड़ा उनका महिमा मंडन करा गया, अरे वाह वाह, हिंदू रक्षक, गोरक्षक, गोरक्षक। उसके बाद हुआ क्या? बिट्टू बजरंगी का भाई मारा गया। अब बिट्टू बजरंगी बैठ के रोता है, भाई मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया। कौन से नेता ने उसको संभाल लिया, उसका भाई वापस ला दिया? मोनू मानेसर वो भागा भागा फिरता रहता है। क्या कर लिया? मरे तो तुम ही, ये तो नेता आराम से मौज बैठे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे हुए थे, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, और उसके बाद ये अपना एक मनोज तिवारी, और एक वहाँ की एक लोकल लीडर और थी। 4 लोगों ने पूरा बढ़ चढ़ के लोगों को भड़काया। दंगा भड़का रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। हर आम आदमी मारा गया, लोगों की दुकान जली, नुकसान हुआ। उसके बाद हुई किसको? दिनेश यादव। पहला अभियुक्त जो पकड़ा गया दिनेश यादव, क्या था? मामूली दिहाड़ी मजदूर, रोज खाता था, रोज कमाता था, वो सबसे पहला पकड़ा गया। ना उसकी कोई पैरवी कर पाया, ना कुछ कराया। 5 साल की उसे कोर्ट ने सजा दे दी। आज इस बात को भी कम से कम 2 साल हो चुके हैं। 2 साल की सजा वो जेल में काट चुका है। नेता कौन सा गया जेल में? उन 4 नेताओं के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने टिप्पणी करी थी कि इन 4 नेताओं ने दिल्ली में दंगा भड़काया, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, इन पे एक्शन होना चाहिए। रातों रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया। अगले दिन नया जज आया, उसने आते ही कहा नहीं, ऐसे माहौल में हम किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, अभी माहौल बहुत गर्म है, इसको हम बाद में देखेंगे। उस बात को होते होते आज 5 साल बीत गए हैं। कौन सा नेता भैया जेल में गया? जेल में तुम्हारे जैसे ही लोग जाएंगे। इनके भड़काने में आके तुम अपनी जान से भी जाओगे, जेल की रोटियां भी तोड़ोगे, अपने घर परिवार को भी बर्बाद करोगे। कुछ नहीं रखा, लात मारो ऐसे नेताओं को, बाहर का रास्ता दिखाओ। अच्छा, हाल ही में जो यूपी के उपचुनाव की तारीखें बदली गई हैं, विपक्ष का कहना है कि उनको कहीं ना कहीं पता चल गया था कि दिवाली और छठ की छुट्टियों में लोग आएंगे और उनके खिलाफ वोट देंगे। बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसीलिए तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। अब देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे हम कहते हैं केचुआ शॉर्ट फॉर्म में, उसकी हालत देखिए क्या। उसके सामने कैलेंडर मौजूद नहीं था जब वो तारीखों की घोषणा कर रहा था। उसे क्या दिख नहीं रहा था कि 31 और 1 तारीख की दीपावली है, संभावित है, उसके बाद छठ भी आएगी, उसके बाद कार्तिक स्नान भी आएगा, सारी चीजें आएंगी, सारे त्योहार। तब उसे कैलेंडर में नहीं दिख रहे थे, तब तो उसने घोषणा कर दी। तब क्योंकि इनके हौसले बम से 3 हफ्ते पहले घोषणा हुई थी, याद है आपको? 12 अक्टूबर को एक कांड हुआ था बहराइच का। अगले दिन के बाद ही 2 दिन बाद ही वो चुनावों की घोषणा हो गई थी, या शायद 2 दिन पहले घोषणा हुई थी, और बहराइच का कांड उसके बाद बिल्कुल आगे पीछे की थी। तब इन्हें लग रहा था कि बहराइच वाले मुद्दे को उठा के हम वोट ले जाएंगे तसल्ली बख्श। लेकिन अब उसके बाद इनका मुद्दा वहीं का वहीं फ्लॉप हो गया। तब इन्हें दिख गया कि हमारी रोटी नहीं सिकने वाली। अब जाके 1 हफ्ते चुनाव की डेट आगे बढ़ा दी, तो अब क्या राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे? अब भी इनकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हारेंगे, हर हालत में हारेंगे, इस बार बहुत बुरी तरह हारेंगे, और हारने चाहिए। अगर भगवान कहीं है तो इन्हें हराओ, सीधी सी बात है।